नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 1 मई 2020 और हम लोग इस डिस्कशन में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ मेकोंग रिवर कमीशन। तो मेकोंग रिवर कमीशन के मेंबर कौन कौन से हैं? कंबोडिया, लाओस एंड इंडिया। नीचे आपको कोड दिए गए हैं ऑप्शन के फॉर्म में, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। कंबोडिया और लाओस से होकर मेकोंग रिवर गुजरती है। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेकोंग रिवर है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ एशिया की। ये पूरे वर्ल्ड की 12 लॉन्गेस्ट और एशिया की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है। मेकोंग रिवर चाइना से होते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया से बहती है। और जो मेकोंग रिवर कमीशन है ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मेकोंग रिवर और इसके वाटर रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए इस पर जोर दिया जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में और हेडक्वार्टर है इसका लाओस वियंतियाने में। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज हैं कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं कि मेकोंग रिवर कहाँ से होकर के फ्लो करती है। तो आप देख सकते हैं ये क्यूनान प्रोविंस है चाइना का, वहाँ से होते हुए ये लाओस, थाईलैंड, फिर यहाँ पे कंबोडिया और फाइनली वियतनाम से होते हुए ये साउथ चाइना सी में गिरती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि मेकोंग रिवर कहाँ से बहती है? चाइना, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया और म्यांमार के बॉर्डर से भी बहती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयु रक्षा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव बाई। तो आयु रक्षा एक इनिशिएटिव है, पहल है, हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो ये किसकी पहल है? योर ऑप्शंस आर ए दिल्ली पुलिस, बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सी बोथ 1 and 2 और डी नन ऑफ दी एबव। राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यह दिल्ली पुलिस की एक पहल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च किया आयु रक्षा को, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक इनिशिएटिव है जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसका पार्टिसिपेट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड बाय CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सेकेंड है द प्रोग्राम इज एम्ड एट मिनिमाइजिंग रिस्क एट COVID-19 एट ऑल लेवल विद द हेल्प ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच इनिशिएटिव। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है ये COVID-19 के रिस्क को कम करने के लिए किया गया है ताकि पब्लिक कम्युनिकेशन और जितने भी एक्टिविटीज है जैसे सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन, इन सब को फोकस किया जा सके। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ओनली, क्योंकि ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पहल है, ना कि CSIR की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द ल्यूकेमिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कल ऋषि कपूर का निधन हो गया ल्यूकेमिया की वजह से, तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन ब्लड एंड बोन मैरो एंड इज कॉल्ड बाय द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल। यानी जो ल्यूकेमिया होता है यह एक कैंसर का एक प्रकार है, ब्लड कैंसर का, जिसमें बोन मैरो और ब्लड में काफ़ी तेज़ी मात्रा में वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है और ये जो होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। सेकेंड है ल्यूकेमिया अकर्स ओनली इन एडल्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा गया है और ये किसी को भी हो सकता है, चाइल्ड को हो सकता है, एडल्ट को हो सकता है और वृद्ध को हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो TS त्रिमूर्ति को अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट किया गया है UN के इंडिया के एम्बेसडर के रूप में। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे ये यूनाइटेड नेशन में। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है टी.एस. त्रिमूर्ति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। तो टी.एस. त्रिमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन में इंडिया का। एंड सेकेंड है द परमानेंट मिशन इज़ द डिप्लोमेटिक मिशन दैट एवरी मेंबर स्टेट डिप्यूट टू यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने एक परमानेंट मेंबर को यानी एम्बेसडर के तौर पर इवेंट में डिप्यूट करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द मई डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मई डे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इट इज़ ऑब्जर्व ऑन मई 1st एंड द डेट वॉज चूजन by a pan-national organization of socialist and communist political party to commemorate the Haymarket affair which occurred in Chicago on 4th May 1886। तो मई दिवस को मनाया जाता है एक सर्व राष्ट्रीय संगठन के रूप में, जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक संगठन थी। तो उसी ने शिकागो में 1884 से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको अंतर्गत मई दिवस को मनाया जाता है। सेकेंड है इन इंडिया फर्स्ट लेबर डे ऑन मई डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1923 इन न्यू दिल्ली। तो क्या इंडिया में पहली बार न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया था? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में नहीं बल्कि चेन्नई में इसको मनाया गया था पहली बार। 7th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया था माइग्रेशन के ऊपर। तो उसमें कहा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है मोर देन 45 मिलियन हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। यानी 45 मिलियन लोग जो है वो मजबूर हैं घर छोड़ने के लिए कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण। जबकि सेकेंड है द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट इज़ द एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन यूएनडीपी। तो क्या यह जो रिपोर्ट है वो एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, वो ये डाटा प्रोवाइड करता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का। अब इसमें कहा क्या गया है कि 50 मिलियन के आसपास पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस के कारण, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर के कारण, जिसमें से कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण 45 मिलियन लोग और 5 मिलियन लोग जो होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर के कारण, जैसे अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, इन सब के कारण अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं। 8th क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एरो इंडिया। एरो इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ मिलिट्री एंड सिविल एयर शो एंड सेकेंड इज इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एनुअली सिंस 1996। तो यह 1996 से हर साल इसको आयोजित किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है, ये 1996 से तो होता है लेकिन ये बाई एनुअली होता है, ना कि एनुअली होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है दे कैन प्रोवाइड इंडियन कॉरपोरेट विद ईजियर एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। यह जो है इंडियन कॉरपोरेट को विश्व बाजार को के लिए आसानी से पहुँच सुनिश्चित करता है। सेकेंड है दे एड टू इन प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया एंड थर्ड है द फर्स्ट IFC इज इन इंडिया हैज़ बीन सेटअप इन महाराष्ट्र। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर 1 and 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि इसको जो सेटअप किया गया है ये गुजरात में सेटअप किया है, गिफ्ट सिटी। 10th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए सी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ITCJ जो है वो नॉर्दर्न हेमी स्फीयर के पास होनी चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के
मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये बनता है। ठीक है, ये लो दाब पर बनता है, मतलब लो प्रेशर पे बनता है। तो आइए अपना करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन एंड आर करेक्टराइज बाई लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो वार्म ट्रॉपिकल ओशन में बनता है एंड इसका जो विशेषता है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी निम्न वायुमंडलीय दाब। सेकेंड है दे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमीस्फीयर। तो ये मान लेते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, ये साउदर्न हेमीस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, जबकि साउदर्न हेमीस्फीयर में इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साउदर्न हेमीस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी कि ये मान लीजिए कि अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमीस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउदर्न हेमीस्फीयर में इसका डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ILO के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड सेकेंड इज इट इज़ द ओनली ट्रिपार्टाइट एजेंसी ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर। यह एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जो सरकार को, वर्कर को और श्रमिक को सबको एक साथ लाती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यह जो है एकमात्र ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें इसके मेंबर स्टेट जो है 187 है और ये सभी मिल करके वर्कर के लिए, एम्प्लॉय के लिए और गवर्नमेंट, ये सभी मिल करके पूरी दुनिया के वर्कर के लिए लेबर स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज़, डिवाइसेस प्रोग्राम, इन सब, जिसमें पुरुष और मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडिंग हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सेकेंड है ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। एंड थर्ड है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच डू नॉट सीक स्टेट एड एंड नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आपके ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये अभी चर्चा में क्यों है आर्टिकल 31, तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये कहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है कि वो एक नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में बच्चों का एडमिशन होगा, कोई उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इससे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि देखिए वो बच्चों के प्रैक्टिसेस के लिए अनफेयर है। ये आर्टिकल 31 में जो ये बात कही गई है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो रिजर्वेशन कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो ये अनफेयर है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग था ये। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। तो इसने सभी माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा है कि जो भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने और एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होंगे जिसको राज्य सरकार से सिर्फ मान्यता प्राप्त होगी, वो किसी प्रकार की सहायता नहीं लेंगे और उन पर रेगुलेटरी पावर नहीं होगा स्टेट का। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल एंड दिस ऑल आर्टिकल इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ do like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Have a nice day. Thank you.